हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू IXMB। आई होप आप सब अच्छे हैं। तो शुरू करते हैं आज का हमारा करंट अफेयर सीरीज, वो है 27 अगस्त। शुरू करने से पहले जैसा कि मैं आपको याद दिलाता हूं कि आप इस लेक्चर के PDF को डाउनलोड करना ना भूलो और हमारे वेबसाइट से BPedia को डाउनलोड करके आपके करंट अफेयर प्रिपरेशन को कॉम्प्रिहेंसिव बनाओ। आगे चलते हैं हमारे फर्स्ट न्यूज़ पे, दैट इज आश्वासन कैंपेन। अब ये आश्वासन कैंपेन है क्या, इसके बैकग्राउंड को पहले समझते हैं। इसको 7 जनवरी में शुरू किया गया था महाराष्ट्र के एक डिस्ट्रिक्ट से इन 174 ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया। बट ये किस लिए था? ये था टू फाइंड द एक्टिव केस ऑफ TB इन दिस ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स, राइट। तो देखो, ये था बैकग्राउंड। नाउ व्हाट इज आश्वासन कैंपेन? अभी ये न्यूज़ पे क्यों आया? अभी ये न्यूज़ पे इसीलिए आया क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स और TB डिवीजन, किसका? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का, ये दोनों डिपार्टमेंट एंड मिनिस्ट्री ने मिलकर एक नेशनल कॉन्क्लेव किया है ऑन 27 अगस्त। ठीक है, कहां पे किया गया? नेशनल ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट, न्यू दिल्ली। बट ये था क्या? ये था कि इन डिस्ट्रिक्ट्स में जो डोर टू डोर स्क्रीनिंग हुआ TB का, उससे तो गवर्नमेंट ने कुछ सीखा होगा। तो वो इंफॉर्मेशन, वो जो लर्निंग्स that they have learned from the door-to-door screening was disseminated to all the stakeholders so that good works can be done in this perspective under the tribal TB initiative. I hope ये आपको क्लियर हो गया। अभी यहाँ पे एग्जाम के लिए किस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, तो सबसे पहले देखो ये आ सकता है कि कितने डिस्ट्रिक्ट्स में ये शुरू किया गया, ये कब शुरू किया गया, महाराष्ट्र की ये कौन से डिस्ट्रिक्ट या किस स्टेट से शुरू किया गया, अंडर कौन सी इनिशिएटिव है, तो ट्राइबल TB इनिशिएटिव है। तो ये सारा चीज इंफॉर्मेशन आपको पूछ सकता है इन द फॉर्म ऑफ MCQ। आगे बढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट न्यूज़ पे, वो है NDC क्लाइमेट टारगेट टू UNFCCC। तो इसके एक बार बैकग्राउंड को समझते हैं। COP26, जैसा कि आपको याद होगा लास्ट ईयर इंडिया ने COP26 में पार्टिसिपेट किया था एंड इंडिया की तरफ से प्राइम मिनिस्टर ने 2 ब्रॉड विजन रखा था। बहुत सारा विजन था बट 2 प्राइमरी ब्रॉड विजन को हम डिस्कस करेंगे। एक तो ये था कि 2030 तक इंडिया 50% कार्बन फुटप्रिंट को कम कर देगा। दूसरा ये है कि 2070 तक इंडिया नेट जीरो हो जाएगा। ठीक, तो 2 टारगेट है, कवर्ड पीरियड अप टू 2030 एंड 2070। तो देखो यहाँ पे सिर्फ विजन देने से तो नहीं होता है ना, मतलब एज ए कंट्री हमको तो एक गोल सेट करना होगा कि हम ये चीज करेंगे, उससे हमने जो विजन सेट किया है हमारे लिए वो हम ऐसे अचीव करेंगे, राइट। तो वही जो फ्रेमवर्क है, राइट, उसी चीज को क्या बोलते हैं? नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन। माने एज ए नेशन हम क्या करेंगे उसका एक डॉक्यूमेंट बना के एक इंटरनेशनल एजेंसी, इंटर गवर्नमेंटल एजेंसी जो है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, UNFCCC, इनको जमा किया गया। ठीक, तो देखो ये है क्या, इसमें कुछ चीज इंपॉर्टेंट ये है। एक तो ये 8 टारगेट वाला डॉक्यूमेंट है। ओके, ये कहां पे है? हाँ, 8 की NDCs है। इंडिया हैज सबमिटेड 8 की NDCs। अभी इस पे जो है उन्होंने मतलब डॉक्यूमेंट पे ऐसा लिखा कि GDP बाय intensify its GDP by 45% by 2030 from 2005। उसके बाद उन्होंने बोला कि जो कार्बन सिंक है वो 2030 तक 2.5 to 3 बिलियन टन से वो क्या करेंगे? एक कार्बन सिंक बनाएंगे। अभी देखो, कार्बन अगर एनवायरमेंट से हटाना है या कम करना है तो 2 तरीका है। एक है एलिमिनेट, सीधा सीधा जिससे कार्बन एमिशन हो रहा है उसको ही हटा दो, जैसे कोल पावर थर्मल प्लांट है ना, स्पेशली डीजल इंजन, ये सारे चीज को हटा दो। पेट्रोल इंजन से भी होता है बट डीजल इंजन से ज्यादा होता है। तो ये है ना, कोल पावर्ड थर्मल स्टेशन से बहुत ज्यादा होता है एंड सिटी के अंदर में डीजल पावर्ड इंटरनल कंबस्शन इंजन से होता है। तो देखो, अगर इसको एलिमिनेट करना है तो इसके लिए तो कैपेसिटी बिल्ड करना होगा, एंड व्हाट इफ वी डोंट हैव कैपेसिटी। तो उस केस में हम 2030 में क्या बोले हैं कि हम 50% कार्बन एमिशन को कम करेंगे। मतलब जो कार्बन हम एमिट कर रहे हैं एनवायरमेंट में, उसको अगर हम कैप्चर करके किसी और चीज में कन्वर्ट कर दे तो भी तो कम हो जाएगा ना। तो वही चीज यहां पे गवर्नमेंट ने बोला है कि ए न्यू टारगेट ऑफ क्रिएटिंग एन एडिशनल
कार्बन सिंक ऑफ 2.5 to 3 बिलियन टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू एडिशनल फॉरेस्ट। जैसे कि आपको पता है ट्रीज एंड फॉरेस्ट ये जितने भी कार्बन डाइऑक्साइड है इसको कैप्चर करके ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देती है, राइट। ये तो हो गया नेचुरली, बट हम इसको साइंटिफिकली भी कर सकते हैं, जो चीज हमने लास्ट वीक में देखा। आप याद करो, हमने एक ऐसे कोल फायर्ड थर्मल पावर प्लांट के न्यूज के बारे में पढ़ा है जो क्या कर रहा है, जो कार्बन डाइऑक्साइड वो एमिट करता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड को वो क्या कर रहे हैं, कैप्चर कर रहे हैं, हाइड्रोजन के साथ मिक्स करके एक दूसरे गैस को बना रहे हैं, जिसको दूसरे यूज में लाया जा रहा है। तो वो क्या हो रहा है, मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड हार्मफुल गैस जो एनवायरनमेंट पे एमिट हो रहा था वो अभी एमिट नहीं होगा, राइट। तो हम साइंटिफिकली भी कर सकते हैं, हम नेचुरली भी कर सकते हैं। तो ये सारा जो एनडीसी, ये सारा जो काम हो रहा है ये COP26 के विजन को मद्देनजर रखते हुए काम हो रहा है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया है। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज पे, वो है सेबीज न्यू रूल फॉर, ठीक है, ये रेटिंग एक्शंस है, रेटिंग एक्शंस है। तो ये है क्या, इसके पहले बैकग्राउंड को समझो। देखो, एज एन इन्वेस्टर, मान के चलो तुम एक इन्वेस्टर हो, ठीक है, क्या हो, इन्वेस्टर। तुम जब किसी बॉन्ड या डिबेंचर्स में पैसा लगाओगे तो तुम सबसे पहले क्या देखोगे, उस कंपनी के फाइनेंशियल्स देखोगे और भी बहुत सारी चीज देखोगे। तो ये तुम्हारा काम आसान कौन कर देता है, रेटिंग एजेंसी। अगर तुम देखोगे एक बॉन्ड है AAA रेटेड, मतलब तुम निश्चिंत उसमें पैसा लगा सकते हो, क्योंकि जिन्होंने ये रेटिंग को दिया है वो तो ऑलरेडी सारा चीज चेक कर चुके हैं, करेक्ट। तो देखो इन 2018 क्या हुआ, IL&FS ने डिबेंचर इशू किया जिसका रेटिंग था AAA। अभी वो 6 महीने के अंदर में उनका रेटिंग गिर गया D तक। तो अब सोचो, जिस बेचारे ने AA देख के पैसा लगाया था 1 साल के लिए, अब 6 महीने में वो तो सोच रहा है मेरा तो अब D बन गया है, मतलब उसने बहुत पैसा लगाया था शायद, तो उसको तो ऐसा लग रहा होगा मेरे को पैसा नहीं मिलेगा या बहुत कुछ, वो डर गया। तो देखो ये एक प्रॉब्लम था, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो CRAs हैं, मतलब जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, ऐसे जानबूझ के कर रहे थे। तो जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, ये जो बॉन्ड का रेट करते हैं, ये लोग रेटिंग देते हैं, दे डिपेंड ऑन इंफॉर्मेशन अवेलेबल इन द पब्लिक डोमेन। मतलब अगर आप ये बॉन्ड का जो रेटिंग है इसको ना भी देख के खुद अगर फाइनेंशियली साउंड हो, सारी चीजों को आप समझ सकते हो। फॉर एग्जाम्पल कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, उनके सॉल्वेंट्स रेशियो क्या है, ये सारी चीज को अगर समझ के आप एक अच्छा डिसीजन ले सकते हो, वेल एंड गुड, बट मोस्ट मेजोरिटी तो नहीं ले सकता। सो इन दैट केस CRA जो इन्फॉर्मेशन है, CRA मतलब क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, जो इन्फॉर्मेशन कंपनी के फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है, उनको ही यूज करते हुए वो एक रेटिंग इशू करता था, राइट। तो जैसे जैसे उनका फाइनेंशियल हेल्थ खराब होता था तो रेटिंग एजेंसी उनका रेटिंग गिराता जाता था, लेकिन इससे प्रॉब्लम रिटेलर्स को होने लगा। तो सेबी ने ये रूल को भी चेंज किया है। तो सेबी ने ये चेंज किया है, न्यू रूल क्या है, CRA should follow a uniform practice of 3 consecutive months of non-submission of no default statement (NDS) or inability to validate timely debt servicing through other sources as a ground for considering migrating the rating to issuer as not cooperating। मतलब अभी CRAs को, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी को कौन रेगुलेट करता है, सेबी। तो सेबी अभी उनको ये बोल रहा है कि आपको एक यूनिफॉर्म प्रैक्टिस फॉलो करना पड़ेगा 3 कॉन्जिक्यूटिव मंथ का। मतलब आज के दिन में जो CRA है ये न्यू रूल को फॉलो करते हुए ये फाइनेंशियल हेल्थ का डेटा जो है ना ये मांग सकते हैं। मतलब उसके बाद भी अगर इनको नहीं मिला तो उनको मूव करेंगे कैटेगरी इशुअर्स नॉट कोऑपरेटिंग, मतलब जो कंपनी है वो कोऑपरेट नहीं कर रहा है उस पे ये लोग कर देंगे, ना कि ये लोग रेटिंग एक के बाद गिराते जाएंगे, ठीक है। देन they have a tag to such rating issuers not cooperating within a period of 7 days to 3 consecutive months of non-submission of NDS, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज पे, वो कुछ ऐसा जो UGC ने है वो 21 यूनिवर्सिटीज को बैन कर दिया, मतलब बैन नहीं किया है, वो जो 21 यूनिवर्सिटीज है वो फेक, देखो 21 यूनिवर्सिटीज एज फेक एंड नॉन एम्पावरमेंट टू ट्रांसफर एनी डिग्री, टू कन्फर एनी डिग्री, ठीक है, वो कोई डिग्री नहीं दे सकते। अभी यूनिवर्सिटी कहाँ पे है वो हमको नहीं जानना है, बट हाँ UGC ने ऐसा एक्शन लिया है। जो 8 यूनिवर्सिटी है वो
दिल्ली में है, दिल्ली सबसे ऊपर है, दिल्ली के बाद कौन है, उत्तर प्रदेश। तो ये हमको ये 21 नंबर को याद रखना है। उसके बाद हमने लास्ट वीक में न्यूज़ देखा था कि जो फीफा है वो इंडियन फुटबॉल बॉडी को उन्होंने क्या कर दिया था, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन को उन्होंने बैन कर दिया था, राइट। बट अभी उन्होंने ये बैन उठा लिया, मतलब उनका जो कंसर्न था कि बहुत दिनों से जो प्रेसिडेंट है वो प्रेसिडेंट का जगह खाली था एंड वो कमिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स द्वारा चलाया जा रहा था। तो जो सुप्रीम कोर्ट है वो जो मैंडेट था, मतलब वो मैंडेट सुप्रीम कोर्ट से था कमिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स का, उसको क्लियर कर दिया गया है। अब वो जैसे ही क्लियर हुआ तो फीफा ने क्या किया है, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन से जो बैन था उसको हटा लिया है। नाउ इंडिया कैन होस्ट वुमेन अंडर 17 वर्ल्ड कप इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। ठीक है, आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज पे, वो है एटलीस्ट ओके ये न्यूज इंपॉर्टेंट। इसमें क्या है, आज जो है इंडिया को नया चीफ जस्टिस मिलेगा, 49 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। वो कौन है, जस्टिस यू ललित। ठीक है, जो चीफ जस्टिस एन.वी. रमन्ना है वो कल के दिन में रिटायर हो गए। ठीक, तो आज ये नए चीफ जस्टिस बनेंगे, जस्टिस यू ललित। आगे बढ़ते हैं हमारे कुछ वन लाइनर पे। सबसे पहला है मैनेज एक इंस्टीट्यूट है हैदराबाद में, उस पर एक डिग्री कॉन्वोकेशन हुआ। तो देखो ये न्यूज़ में इंपॉर्टेंट ये है कि आपको एग्जाम में अगर पूछ ले कि ये जो इंस्टीट्यूट है कि किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, तो आपने अगर नहीं पढ़ा होगा आपको नहीं पता होगा, ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंडर में आता है। बस आपको इस न्यूज़ से इतना ही समझना है, दैट्स इट। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज़ पे, वो है एक एमओयू। तो ये जो एमओयू है ये एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और एलएएफ एयर नेविगेशन सर्विस ऑफ स्वीडन, मतलब सीधा सीधा इंडिया का एयरपोर्ट अथॉरिटी और उन इक्विवेलेंट स्वीडन का जो एजेंसी है, ये दोनों के बीच में एमओयू साइन हुआ ताकि वो बेस्ट प्रैक्टिस एयर नेविगेशन का, सर्विस प्रोवाइडर का, अलग अलग जो टेक्नोलॉजी यूज करते ये सारे चीज एक दूसरे से शेयर कर पाए एंड जो बेस्ट प्रैक्टिस है वो अपने अपने कंट्री में इंप्लीमेंट कर पाए। तो वो था एमओयू। देन लेट्स लर्न अबाउट ए मीटिंग। वो ये है कि 38 मीटिंग ऑफ मिनिस्ट्रियल लेवल एट द जॉइंट रिवर कमीशन ऑफ इंडिया एंड बांग्लादेश। तो यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट ये है कि देखो न्यूज़ में जब ऐसा कुछ डिस्कस होता है ना, तो हमको पूरे न्यूज़ को समझना नहीं है, हमको इस टॉपिक मतलब उस पॉइंट में ये चीज़ समझना है कि यहाँ से एग्जाम से क्या पूछ सकता है। तो आपको ये डेट कभी नहीं पूछेगा कि ये कब हुआ या किसके बीच में हुआ। जॉइंट रिवर कमीशन ऑफ इंडिया एंड बांग्लादेश, ये नाम में ही इंडिया एंड बांग्लादेश है, तो देखो नाम नहीं पूछ सकता, राइट। तो हमको यहाँ पे याद रखना है कि ये 1972 में एक बायलैटरल मैकेनिज्म शुरू हुआ है। किस लिए, टू एड्रेस द इश्यू ऑफ म्यूचुअल इंटरेस्ट ऑन कॉमन बॉर्डर एंड ट्रांसबाउंड्री रिवर्स। आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया है। आगे चलते हैं हमारे और कुछ वन लाइनर्स पे। ठीक है, सेमिनार पे एक CSIR एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम इज ऑर्गेनाइजिंग 6 नेशनल सिम्पोनियम ऑन शेपिंग द एनर्जी फ्यूचर चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज, सिर्फ ड्यूरिंग ये। तो देखो यहाँ पे आपको याद ये रखना है थीम, क्योंकि कई बार एग्जाम में थीम पूछता है, आपको डेट नहीं पूछेगा, आपको पूछेगा ये जो शेपिंग द एनर्जी फ्यूचर चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज हुआ है, इसका थीम क्या है, राइट। तो ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज़ पे, दैट इज दिव्यांग पार्क इन नागपुर। तो ये महाराष्ट्र का फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड है। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस विल एस्टेब्लिश इट्स फर्स्ट दिव्यांग पार्क इन महाराष्ट्र नागपुर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज़ पे, जीडीपी ग्रोथ प्रोजेक्शन। तो देखो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने अभी जीडीपी का डेटा आने वाला है, टाइम हो गया है, तो उन्होंने प्रोजेक्ट किया है कि 15.6% ग्रोथ रहा होगा Q1 करेंट फाइनेंशियल ईयर, दैट इज फाइनेंशियल ईयर 23 में। ठीक है, लेकिन देखो जो गवर्नमेंट का एस्टिमेशन है वो आरबीआई के एस्टिमेशन से कम है। आरबीआई ने एस्टिमेट किया था 16.2%, राइट, बट फाइनेंस मिनिस्ट्री खुद कर रहा है 15.6%। बट एक्चुअली में क्या आता है ये तो MOSPI का डेटा आएगा कुछ दिनों में, तो तभी समझ में आएगा। आगे बढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट न्यूज़ पे, वो है फॉरेक्स रिजर्व। ठीक है, फॉरेक्स रिजर्व जैसा कि आपको पता है कौन मैनेज करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो अभी
2 साल में सबसे कम फॉरेन रिजर्व आरबीआई के पास है, वो है 564 बिलियन. ओके, दिस इज द लोएस्ट लेवल सिंस अक्टूबर 2020 एंड दैट इज व्हाट मेकिंग दिस न्यूज यूनिक. आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पे, जो कि हम खत्म हो गया है. सो विथ IXMB अनफोल्ड योर पोटेंशियल, ऑल द बेस्ट, प्रिपेयर 50% फास्टर विथ IXMB. मिलते हैं फिर कल सुबह.